हेलो डियर स्टूडेंट्स। मैं नरेंद्र जाखड़ आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल जेके बाई नरेंद्र जाखड़ पर। तो देखिएगा स्टूडेंट्स, जैसा बार बार आपके कमेंट्स आ रहे थे कि सर नदियां करवा दो, नदियां करवा दो, तो आज वही नदियों का चैप्टर मैं आपके लिए लेकर के आया हूं। और चैप्टर का नाम आपका है भारत का अपवाह तंत्र या भारत की नदियां। तो एक तो भैया आप क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करो, सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। ठीक है, क्योंकि इसमें सबसे बड़ा जो योगदान रहने वाला है वो आप लोगों का रहने वाला है। तो चलिएगा बात करते हैं भारत की नदियों की। तो भारत के अपवाह तंत्र की बात करें या भारत की नदियों की बात करें, तो भारत की जो नदियां हैं या भारत का अपवाह तंत्र है, इसे दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। ठीक है, भारत की नदियों को दो भागों में बांटा गया है। सबसे पहले आपकी आती है उत्तरी भारत की नदियां। ठीक है, उत्तरी भारत की नदियां। और दूसरी आपकी आती हैं दक्षिणी भारत की नदियां, जैसा कि मैंने पहले ही डायग्राम बना करके रखा था ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। ठीक है, भारत की नदियों को दो भागों में बांटा गया है, उत्तरी भारत की नदियां और दक्षिणी भारत की नदियां। उत्तरी भारत की जो नदियां होती हैं, उत्तरी भारत की जो नदियां होती हैं, ये आपकी इनको बोल देते हैं हिमालयी नदियां। ठीक है, क्योंकि ये सभी नदियां हिमालय से निकलती हैं, इन सभी नदियों का उद्गम हिमालय से होता है, इसलिए इनको बोल देते हैं हिमालयी नदियां। और उत्तरी भारत की या हिमालयी जो नदियां होती हैं ना, ये कैसी होती हैं? ये 12 मासी नदियां होती हैं। 12 मासी नदियां होती हैं। हिमालय के अंदर बर्फ पड़ती रहती है, बर्फ पिघलती रहती है और ये नदियां बहती रहती हैं। ठीक है, उत्तरी भारत की जो नदियां हैं या हिमालयी नदियां हैं, इन्हें तीन पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। सबसे पहले आपका आता है गंगा नदी तंत्र, उसके बाद आता है ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र और उसके बाद आपका आता है सिंधु नदी तंत्र। तो इस प्रकार से भारत की नदियों को तीन पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। गंगा नदी तंत्र, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र और सिंधु नदी तंत्र, तीन भागों में बांटा गया है उत्तरी भारत की नदियों को। साउथ इंडिया की बात करें, दक्षिणी भारत की नदियों की बात करें, तो इनको बोल दिया जाता है प्रायद्वीपीय भारत की नदियां। सर प्रायद्वीप क्या होता है? तो प्रायद्वीप का मतलब होता है वह स्थान जो तीन साइड से जल से घिरा हुआ हो, उसे प्रायद्वीप कहा जाता है। ठीक है, और इंडिया का जो दक्षिण वाला पार्ट आप देखोगे, साउथ इंडिया वाला जो पार्ट देखोगे, दक्षिणी भारत इसको जब आप देखोगे, तो इस साइड आप देखोगे तो इस साइड आपका क्या है? इस साइड आपका है अरब सागर, इस साइड आपका है बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी, और नीचे की साइड जब आप देखोगे तो नीचे की साइड आपका है भाई हिंद महासागर। ठीक है, हिंद महासागर। तो ये जो दक्षिणी भारत है, भारत का नीचे वाला ये जो पार्ट्स है, ये तीन साइड से जल से घिरा हुआ है, इसीलिए इसे नाम दिया गया है क्या? इसे नाम दिया गया है प्रायद्वीपीय भारत। या और द्वीप क्या होता है? तो वह स्थान जो चारों साइड से जल से घिरा हुआ हो, उसे द्वीप कहा जाता है। तीन साइड से जल से घिरा हुआ प्रायद्वीप कहलाता है। तो भैया जो प्रायद्वीपीय भारत की नदियां हैं, इन प्रायद्वीपीय भारत की नदियों को क्या कहा जाता है? प्रायद्वीपीय भारत की नदियों को कहा जाता है मौसमी नदियां। यानी कि बारिश होती है तब बहती हैं, अदरवाइज ये नदियां सूखी रहती हैं। ठीक है, प्रायद्वीपीय भारत की नदियों को दो भागों में बांटा गया। एक तो आपका आता है पूर्व की ओर बहने वाली नदियां और एक आपकी आती है पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां। यानी कि एक तो पूर्व की ओर बहने वाली नदियां और एक आपकी पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां। इस प्रकार से भारत की नदियों को अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। एक एक करके हम इनकी बातें करेंगे। आज हम बात करने वाले हैं सबसे पहले गंगा नदी तंत्र के बारे में। ठीक है, गंगा और गंगा की सहायक नदियां हैं, पूरा गंगा नदी तंत्र आज हम करने वाले हैं। तो चलिएगा चलते हैं गंगा नदी तंत्र। देखिए भाई, एक चीज आपने देखी होगी, ये अपना एक स्टेट पड़ता है, अपना एक स्टेट है ये, और इस स्टेट का नाम है उत्तराखंड। ये जो स्टेट है, इस स्टेट का नाम है उत्तराखंड। और इस उत्तराखंड में जब आप लोग देखोगे तो इस उत्तराखंड में कुछ एक आपके ग्लेशियर हैं।
जैसे सबसे पहले यहां हम बात करें तो यहां पर आपका एक ग्लेशियर पड़ता है और उस ग्लेशियर का नाम है यमुनोत्री ग्लेशियर। ठीक है, यमुनोत्री ग्लेशियर। और थोड़ा ऊपर चलोगे, और ऊपर जब आप लोग चलोगे तो यहां पर आपका एक और ग्लेशियर पड़ता है, उस ग्लेशियर का नाम है गंगोत्री ग्लेशियर। गंगोत्री ग्लेशियर। और ऊपर जब आप लोग चलोगे तो यहां पर आपका एक और ग्लेशियर पड़ता है जिसका नाम है चोराबारी ग्लेशियर। चोराबारी ग्लेशियर। इस साइड जब आप आओगे तो यहां पर आपका एक और ग्लेशियर पड़ता है और उस ग्लेशियर का नाम है सतोपथ ग्लेशियर। ठीक है, नीचे आएंगे इस साइड तो यहां पर आपका एक और ग्लेशियर आ जाएगा जिसका नाम है माना ग्लेशियर। माना ग्लेशियर। और नीचे जब हम लोग आएंगे तो और नीचे आपका एक और ग्लेशियर आएगा, त्रिशूल ग्लेशियर। और नीचे जब आप आओगे तो आपका एक और ग्लेशियर यहां पर आ जाता है जिसका नाम है पिंडार ग्लेशियर। ठीक है, ये सभी ग्लेशियर आपके कहां पर हैं? ये सभी के सभी ग्लेशियर आपके उत्तराखंड में हैं और उत्तराखंड में भी महान हिमालय में है। इन सभी ग्लेशियरों से नदियों का उद्गम होता है। कौन से ग्लेशियर से कौन सी नदी का उद्गम होता है इसकी बात करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले बात करें यमुनोत्री, या इसी को कहा जाता है चंपासर ग्लेशियर। हरियाणा सरकार ने इसको नाम दे दिया चंपासर ग्लेशियर। पीछे एचएसएससी में आपका प्रश्न आया था कि चंपासर ग्लेशियर से कौन सी नदी का उद्गम होता है। ठीक है, इसी को कहा जाता है बंदर पूंछ। बंदर पूंछ। तो ये जो चंपासर ग्लेशियर, यमुनोत्री ग्लेशियर या बंदरपूछ ग्लेशियर जो है, यहां से एक नदी का उद्गम होता है और उस नदी का नाम क्या है? उस नदी का ये नाम है यमुना नदी। ठीक है, यमुना नदी का उद्गम कहां से होता है? तो यमुना नदी का उद्गम होता है यमुनोत्री ग्लेशियर से। इसके बाद हम बात करें तो गंगोत्री, और ये जो गंगोत्री ग्लेशियर है यहां से एक और नदी का उद्गम होता है और उस नदी का नाम है जानवी नदी। जानवी नदी। ये जानवी नदी है, ये गंगोत्री से निकलती है और कहां तक बहती है? ये नदी आपकी बहती है गोमुख तक। गोमुख। गोमुख तक इस नदी का नाम क्या होता है? तो गोमुख तक इस नदी का नाम होता है जानवी नदी। और गोमुख से आगे जब आप बात करोगे तो गोमुख से आगे इस नदी का नाम क्या हो जाता है? तो गोमुख से आगे इस नदी का नाम हो जाता है भाई, वो आपका हो जाता है भागीरथी। भागीरथी नदी। ठीक है, गोमुख से आगे इसका नाम क्या हो जाता है? भागीरथी नदी। इसी भागीरथी नदी पर यहां उत्तराखंड राज्य में एक बांध बनाया गया है। ठीक है, जो कि भारत का सबसे ऊंचा बांध भी है। और इस बांध का नाम क्या है? इस बांध का नाम है टिहरी बांध। ठीक है, भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? तो भारत का सबसे ऊंचा बांध है टिहरी बांध, उत्तराखंड राज्य में है, भागीरथी नदी पर है। इस भागीरथी में इस साइड से एक सहायक नदी आकर के मिलती है और उस सहायक नदी का नाम क्या है? उस सहायक नदी का नाम है भिलांगना नदी। ठीक है, भिलांगना किसकी सहायक नदी है? तो भिलांगना आपकी भागीरथी की सहायक नदी है। चोराबारी हिमनद की बात करोगे तो चोराबारी हिमनद है, यहां से एक और नदी का उद्गम होता है और उस नदी का नाम क्या है? उस नदी का नाम है मंदाकिनी नदी।
मंदाकिनी नदी। ठीक है। फिर सतोपत हिमनद की बात करें तो सतोपत हिमनद से उद्गम होता है अलकनंदा नदी का। अलकनंदा नदी का उद्गम होता है सतोपत हिमनद से। ये अलकनंदा नदी सतोपत हिमनद से निकलती है और देवप्रयाग में आकर गंगा में मिल जाती है, या मैं कह सकता हूं देवप्रयाग में आकर के भागीरथी में मिल जाती है। ये अलकनंदा और भागीरथी दोनों नदियां जिस स्थान पर आकर के मिलती हैं वहां एक प्रयाग बनाती हैं और उस प्रयाग का नाम क्या है? देवप्रयाग। और इसी देवप्रयाग से गंगा को गंगा के नाम से जाना जाता है। उससे पहले गंगा का नाम क्या था? भागीरथी। और उद्गम के टाइम क्या नाम था? तो उद्गम के टाइम इसका नाम था जानवी नदी। ठीक है। इस अलकनंदा नदी की बात करें तो इसी अलकनंदा नदी के किनारे पर अपना एक धार्मिक स्थल है जिसका नाम है बद्रीनाथ। ठीक है। बद्रीनाथ किस नदी के किनारे पर है? तो बद्रीनाथ आपका अलकनंदा नदी के किनारे पर स्थित है। आगे बात करें माना हिमनद, तो ये जो माना हिमनद है यहां से एक नदी का उद्गम होता है और नदी का नाम है धौली गंगा नदी। ये धौली गंगा नदी निकलती है माना हिमनद से और भागीरथी में अलकनंदा में आकर के मिल जाती है। और धौली गंगा व अलकनंदा नदी मिलती हैं और एक प्रयाग बनाती हैं। उस प्रयाग का नाम क्या है? उस प्रयाग का नाम है विष्णु प्रयाग। उस प्रयाग का नाम क्या है? विष्णु प्रयाग। ठीक है। आपसे पूछे कि विष्णु प्रयाग कौन सी नदियां मिलकर के बनाती हैं, तो धौली गंगा व अलकनंदा नदी मिलकर विष्णु प्रयाग का निर्माण करती हैं। नेक्स्ट त्रिशूल हिमनद है, यहां से नदी निकलती है नंदाकिनी नदी। नंदाकिनी नदी यहां से निकलती है त्रिशूल हिमनद से और ये भी आपकी किस में आकर के मिल जाती है? अलकनंदा में आकर के मिल जाती है। और अलकनंदा व नंदाकिनी नदी मिलकर एक और प्रयाग बनाती हैं, न से नंदाकिनी न से नंद प्रयाग। ठीक है। न से नंदाकिनी और न से नंद प्रयाग कौन सी नदियां मिलकर के बनाती हैं? नंदाकिनी और अलकनंदा। फिर बात करें पिंडार हिमनद की, तो पिंडार हिमनद से एक और नदी का उद्गम होता है जिसका नाम है पिंडार नदी। ये पिंडार नदी यहां से निकलती है और पिंडार नदी भी किसमें जाकर के मिल जाती है? तो पिंडार नदी भी आपकी अलकनंदा में जाकर के मिल जाती है। और पिंडार नदी अलकनंदा में मिलती है तो ये एक और प्रयाग बनाती हैं जिसका नाम है कर्ण प्रयाग। ठीक है। कर्ण प्रयाग का निर्माण कौन सी नदियां करती हैं? तो पिंडार व अलकनंदा नदी मिलकर कर्ण प्रयाग बनाती है। आगे बात करें तो यहां से देखिएगा चोराबारी हिमनद से मंदाकिनी नदी का उद्गम होता है और ये मंदाकिनी नदी इस प्रकार से बहते हुए और अलकनंदा में आकर के मिल जाती है। इसी मंदाकिनी नदी के किनारे पर अपना एक और प्रमुख धार्मिक स्थल है जिसका नाम है केदारनाथ। ठीक है। केदारनाथ किस नदी के किनारे पर स्थित है? तो केदारनाथ आपका मंदाकिनी नदी के किनारे पर स्थित है। और मंदाकिनी व अलकनंदा दोनों नदियां मिलकर एक और प्रयाग बनाती हैं और उस प्रयाग का नाम क्या है? उस प्रयाग का नाम है रुद्रप्रयाग। रुद्रप्रयाग। रुद्रप्रयाग का निर्माण करती हैं दोनों नदियां। ठीक है। रुद्रप्रयाग का निर्माण करती हैं। इसके बाद देखिएगा ये जो देवप्रयाग है, गंगा नदी देवप्रयाग से आगे बहती है और इसी गंगा नदी के किनारे पर यहां पर दो प्रमुख स्थल हैं उत्तराखंड में। प्रमुख स्थल प्रमुख शहर कह सकते हैं। एक तो आपका है हरिद्वार और दूसरा आपका है ऋषिकेश। ठीक है। एक तो आपका कौन सा भी? एक तो आपका है ऋषिकेश। एक तो कौन सा है? एक तो आपका ऋषिकेश और दूसरा आपका कौन सा है? दूसरा आपका है हरिद्वार।
हरिद्वार कह सकते हो, विष्णु का द्वार आप कह सकते हो, ये दोनों इसी नदी के किनारे पर स्थित है। ठीक है। अब आगे गंगा नदी की बात करें तो गंगा नदी जो है अब उत्तराखंड से निकलती है, और उत्तराखंड से निकलने के बाद इस साइड अपना कौन सा स्टेट आ जाता है? इस साइड अपना जो स्टेट आ जाता है वो आ जाता उत्तर प्रदेश। ठीक है। उत्तर प्रदेश में ये नदी बहती है, और उत्तर प्रदेश में इस नदी के किनारे पर अपने 2-3 शहर आ जाते हैं। ठीक है। एक तो सबसे पहले उत्तर प्रदेश में इस नदी के किनारे पर जो शहर आता है ना, उस शहर का नाम है कन्नौज। ठीक है। कन्नौज किस नदी? कन्नौज, कन्नौज है, इसे इत्र नगरी, सेंट नगरी, परफ्यूम नगरी या डियो नगरी के नाम से जाना जाता है। ठीक है। कन्नौज आता है, कन्नौज के बाद कानपुर आता है। ठीक है। कन्नौज, कानपुर, वाराणसी, कन्नौज, कानपुर, वाराणसी व इलाहाबाद। इलाहाबाद या आप कह सकते हो प्रयागराज। ठीक है। कन्नौज, कानपुर, वाराणसी और इलाहाबाद, ये, या आप इसको यहां कह सकते हो प्रयागराज। आजकल इसका नाम चेंज करके प्रयागराज कर दिया गया है। तो कानपुर जो है, इस कानपुर को कहा जाता उत्तरी भारत का मैनचेस्टर, या उत्तरी भारत का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है? कानपुर को। और वाराणसी जो है इसे घंटियों का शहर कहा जाता है। इलाहाबाद है, इसे त्रिवेणी संगम कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर 3 नदियां आकर के मिलती हैं, झेलम, चिनाब, रावी, सॉरी, यहाँ पर 3 नदियां आकर गंगा, यमुना और सरस्वती। गंगा, यमुना और सरस्वती 3 नदियां यहां आकर के मिलती हैं, इसलिए इसे कहा जाता त्रिवेणी संगम। ठीक है। इसके बाद देखिएगा, यहीं पर हम बात करें तो यहां पर आप देखोगे इधर उत्तराखंड में एक जगह पड़ती है रानीखेत। रानीखेत, और रानीखेत से एक नदी का उद्गम होता है, उस नदी का नाम है रामगंगा नदी। रामगंगा नदी। ठीक है। और ये रामगंगा नदी रानीखेत से निकलती है, और इस प्रकार बहते हुए कन्नौज में आकर किस में मिल जाती है? गंगा में मिल जाती है। और ये जो रामगंगा है, ये गंगा में मिलने वाली पहली सहायक नदी है। ठीक है। तो गंगा में मिलने वाली पहली सहायक नदी कौन सी है? रामगंगा। उद्गम कहां से होता है? तो इसका उद्गम होता है रानीखेत उत्तराखंड से, और कन्नौज में आकर के गंगा में मिल जाती है। ठीक है। इसके बाद देखिएगा, एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, फिर आगे स्क्रॉल करते हैं इसको। एक बार रिवीजन इसका मैं करवा देता हूं यहां तक का। देखिएगा, गंगोत्री से कौन सी नदी का उद्गम होता है? तो गंगोत्री से आपका उद्गम होता है जानवी नदी का। ठीक है। गंगोत्री से कौन सी नदी का उद्गम होता है? जानवी नदी का उद्गम होता है। गंगोत्री से गोमुख तक इसका नाम होता है जानवी। गोमुख से आगे, गोमुख से लेकर के देवप्रयाग तक इस नदी का नाम हो जाता है भागीरथी। ठीक है। भागीरथी नदी पर उत्तराखंड में एक बांध बना हुआ है, उस बांध का नाम है टिहरी बांध, और टिहरी बांध भारत का सबसे ऊंचा बांध है। इस भागीरथी में साइड से एक सहायक नदी आकर के मिलती है, उस नदी का नाम है भीलांगना नदी। ठीक है। इसके बाद देखिएगा, चोराबारी हिमनद से एक नदी निकलती है मंदाकिनी नदी। मंदाकिनी नदी के किनारे पर आपका केदारनाथ स्थित है, और ये जो नदी है ये अलकनंदा में आकर के मिल जाती है, और एक प्रयाग बनाती है, उस प्रयाग का नाम क्या है? रुद्र प्रयाग। ठीक है। अलकनंदा नदी का उद्गम कहां से होता है? सतोपत हिमनद से। अलकनंदा नदी के किनारे पर आपका बद्रीनाथ है। ठीक है। माना हिमनद से उद्गम होता है धौली गंगा नदी का, और धौली गंगा नदी और अलकनंदा नदी मिलकर कौन सा प्रयाग बनाती हैं? विष्णु प्रयाग बनाती हैं। त्रिशूल हिमनद से उद्गम होता है नंदाकिनी नदी का। नंदाकिनी और अलकनंदा नदी मिलकर कौन सा प्रयाग बनाती हैं? नंद प्रयाग। पिंडार हिमनद से उद्गम होता है पिंडार नदी का। पिंडार और अलकनंदा नदी मिलकर कौन सा प्रयाग बनाती हैं? कर्ण प्रयाग।
इसके बाद गंगा नदी आगे बहती है। गंगा नदी के किनारे पर उत्तर प्रदेश का प्रमुख शहर है ऋषिकेश, धार्मिक स्थल है, और हरिद्वार आपका इसी नदी के किनारे पर स्थित है। एक चीज वो देखिएगा, गंगोत्री से लेकर के हरिद्वार तक अब तक गंगा नदी पहाड़ी क्षेत्र के अंदर बह रही होती है, और गंगा नदी हरिद्वार में आकर पहली बार मैदानी भाग में प्रवेश करती है। तो आपसे पूछे कि गंगा नदी पहली बार मैदानी भाग में कहां प्रवेश करती है, तो हरिद्वार में करती है। ठीक है। उत्तराखंड में बहने के बाद गंगा नदी निकलती है, उत्तर प्रदेश में एंट्री करती है, और जब उत्तर प्रदेश में एंट्री करती है तो सबसे पहले गंगा नदी के किनारे पर आ जाता है कन्नौज। ठीक है, जिसे इत्तर नगरी, सेंट नगरी, परफ्यूम नगरी, डियो नगरी के नाम से जाना जाता है। जो सेंट, जो इत्तर, जो परफ्यूम हम लोग यूज करते हैं, तो उसका निर्माण कहाँ होता है, तो उसका निर्माण होता है कन्नौज में। ठीक है। दूसरा बात करें, उत्तराखंड में एक शहर पड़ता है रानीखेत, और रानीखेत से उद्गम होता है रामगंगा नदी का। ये रामगंगा नदी रानीखेत से निकलती है, कन्नौज में आकर गंगा में मिल जाती है, और गंगा में मिलने वाली पहली सहायक नदी है रामगंगा। ठीक है। इसके बाद उत्तर प्रदेश में, उत्तरी भारत का जो मैनचेस्टर है, ये इसी नदी के किनारे पर स्थित है। वाराणसी, जिसे घंटियों के शहर के नाम से जाना जाता है, यह भी इसी नदी के किनारे पर स्थित है। इलाहाबाद, जिसे त्रिवेणी संगम के नाम से जाना जाता है, यह भी आपका यहीं पर स्थित है। ठीक है। इसके बाद देखिएगा भाई, गंगा नदी है, ये प्रवेश करती है उत्तर प्रदेश से निकलने के बाद बिहार में, और जब ये नदी बिहार में प्रवेश करती है, तो भाई बिहार में इस नदी के किनारे पर आप देखोगे, तो बिहार में इस नदी के किनारे पर कुछ प्रमुख शहर आ जाते हैं, जिसमें मैं बात करूं, सबसे पहले तो आ जाता बक्सर। ठीक है, बक्सर। बक्सर के बाद इसमें आ जाता छपरा। छपरा के बाद आ जाता है भागलपुर। भागलपुर भी आपका बिहार में पड़ता है। अफसर बिटिया एक सीरियल आता था, अगर आप में से किसी ने देखा हो तो, वो पूरा का पूरा सीरियल इसी भागलपुर के ऊपर डिपेंड है। ठीक है। और इसके बाद आ जाता बिहार की राजधानी पटना। ठीक है, बिहार की राजधानी पटना किस नदी के किनारे पर है, तो बिहार की राजधानी जो पटना है, ये आपका गंगा नदी के किनारे पर स्थित है। बक्सर, छपरा, भागलपुर सभी के सभी आपके गंगा नदी के किनारे पर स्थित है। इसके बाद देखिएगा, गंगा नदी पर यहां बिहार राज्य में एक जगह पड़ती है हाजीपुर। हाजीपुर, इस हाजीपुर नामक स्थान पर गंगा नदी पर बिहार राज्य में एक सेतु बनाया गया है, और उस सेतु का नाम है महात्मा गांधी सेतु। महात्मा गांधी सेतु। ये महात्मा गांधी सेतु जो है, यह भारत का दूसरा सबसे लंबा सेतु है। दूसरा सबसे लंबा सेतु, भारत का दूसरा सबसे लंबा सेतु कौन सा है, तो वो है महात्मा गांधी सेतु। इसकी लंबाई कितनी है, तो इसकी लंबाई है आपकी 5.5 किलोमीटर, या 5500 मीटर आप कह सकते हो। ठीक है, लंबाई कितनी इसकी, तो इसकी लंबाई है 5.5 किलोमीटर। ठीक है। इसके बाद देखिएगा भाई, इसके बाद गंगा नदी है, ये बिहार से निकलने के बाद प्रवेश करती है इसमें झारखंड में। झारखंड में लगभग 15 किलोमीटर के समथिंग बहती है। उसके बाद ही नदी प्रवेश करती है आपकी वेस्ट बंगाल में, पश्चिम बंगाल में। जैसे ही ये नदी पश्चिम बंगाल में प्रवेश करती है, तो इस नदी के किनारे पर पश्चिम बंगाल में एक शहर आ जाता है, जिसका नाम है मुर्शिदाबाद। मुर्शिदाबाद इसी नदी के किनारे पर स्थित है। मुर्शिदाबाद से आगे ये नदी बहती है, और एक थोड़ा स्क्रॉल कर लेता हूँ, स्क्रीनशॉट आप लेना चाहो तो इसका ले सकते हो।
ठीक है, थोड़ा सा और स्क्रॉल कर लेता हूं मैं। और आगे गंगा नदी बहती है और गंगा नदी प्रवेश कर जाती है कहां भैया, वेस्ट बंगाल में बह रही है। और वेस्ट बंगाल में एक जगह पड़ती है जिसका नाम है फरक्का बैराज। भारत बांग्लादेश की बाउंड्री के पास पड़ता है फरक्का बैराज। फरक्का बैराज। और इस फरक्का बैराज से गंगा नदी है, ये दो धाराओं में बट जाती है। फरक्का बैराज से गंगा नदी दो धाराओं में बट जाती है। एक धारा है ये बांग्लादेश में चली जाती है, इसका नाम हो जाता है पद्मा। और एक धारा नीचे की साइड आ जाती है कोलकाता की साइड, इसका नाम हो जाता है हुगली। ठीक है, इससे पहले देखिएगा मैं आपसे और बात कर लूं तो आप देखिएगा यहां पर ऊपर की साइड जाओगे तो यहां पर पश्चिम बंगाल में एक शहर पड़ता है दार्जिलिंग। ठीक है, दार्जिलिंग जो कि चाय के लिए प्रसिद्ध है। दार्जिलिंग की चाय को सबसे पहले जीआई टैग दिया गया था। ठीक है, और दार्जिलिंग भारतीय रेलवे का ऐसा स्थान है जिसे यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। इसी दार्जिलिंग में आपके महान हिमालय व मध्य हिमालय आपस में मिलते हैं। यहां से एक और नदी का उद्गम होता है और उस नदी का नाम है महानंदा नदी। महानंदा, ये महानंदा नदी दार्जिलिंग से निकलती है और इस प्रकार बहते हुए मुर्शिदाबाद के पास आकर किस में मिल जाती है, गंगा में मिल जाती है। और ये जो महानंदा है यह गंगा में मिलने वाली, यह गंगा में मिलने वाली अंतिम सहायक नदी है। अंतिम सहायक नदी है। गंगा में मिलने वाली अंतिम सहायक नदी कौन सी है, तो आपकी है महानंदा। ये हुगली हो गई, ये पद्मा हो गई। इस साइड से जब आप देखोगे तो इस साइड से एक और नदी आती है और इस नदी का नाम है ब्रह्मपुत्र नदी। ठीक है, ये ब्रह्मपुत्र नदी जैसे ही बांग्लादेश में प्रवेश करती है, जैसे ही ब्रह्मपुत्र नदी बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो ब्रह्मपुत्र का नाम हो जाता है जमुना। ब्रह्मपुत्र का नाम क्या हो जाता है, जमुना। और जैसे ही ये जमुना पद्मा में आकर के मिलती है तो इसका नाम हो जाता है मेघना। और ये बंगाल की खाड़ी में जाकर के गिर जाती है मेघना के रूप में। इधर जो गंगा नदी है इसे बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है, तो गंगा जो नदी है इसे बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से और ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में जमुना के नाम से जाना जाता है। ये जो हुगली नदी है, इस हुगली नदी की मैं बात करूं तो इस हुगली नदी के किनारे पर ही पश्चिम बंगाल की राजधानी स्थित है कोलकाता। ठीक है, आपसे पूछे कि पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता किस नदी के किनारे पर स्थित है, तो कोलकाता आपका हुगली नदी के किनारे पर स्थित है। और जो हुगली है ना, ये गंगा की वितरिका है भाई। ठीक है, गंगा जो नदी है, गंगा नदी की वितरिका है। और वितरिका होता क्या है सर, तो भैया जब किसी बड़ी नदी में से छोटी नदी निकलती है तो उसे कहा जाता है वितरिका। जब वे किसी बड़ी नदी में से कोई छोटी नदी निकलती है तो उसे कहा जाता है वितरिका। और जब किसी बड़ी नदी में छोटी नदी आकर के मिलती है तो उसे कहा जाता है सहायक नदी। इन्हीं दोनों नदियों के बीच में आप देखोगे तो इन्हीं दोनों नदियों के बीच में यहीं पर आपका
विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है जिसका नाम है सुंदरवन डेल्टा। सुंदरवन डेल्टा। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? सुंदरवन डेल्टा। इसी सुंदरवन डेल्टा में जब आप देखोगे तो यहीं पर आपकी मैंग्रोव वनस्पति पाई जाती है। मैंग्रोव वनस्पति पाई जाती है और यहीं पर आपके सुंदरी वृक्ष पाए जाते हैं। ठीक है, सुंदरी वृक्ष भी कहां पाए जाते हैं? तो सुंदरी वृक्ष भी आपके सुंदरवन डेल्टा में पाए जाते हैं, सुंदरी वृक्ष। ठीक है, और सुंदरवन डेल्टा, डेल्टा होता है क्या? क्या है सर? कोई भी नदी अपने मुहाने पर जाने से पहले अनेक धाराओं में बंटकर किसका निर्माण करती है? तो डेल्टे का निर्माण करती है। और ये जो डेल्टा शब्द है ये दिया किसने था? तो डेल्टा जो शब्द है ना, ये इतिहास के पिता हुए हैं हेरोडोट्स। ठीक है, हेरोडोट्स हैं, इन्हें इतिहास का पिता कहा जाता है और इन्होंने ही डेल्टा शब्द दिया था। ठीक है, हेरोडोट्स को इतिहास का पिता कहा जाता है, इन्होंने डेल्टा शब्द दिया था। तो ये आपकी कुछ एक बातें हैं गंगा नदी की। इस गंगा नदी, यहां पर जब आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इसका स्क्रीनशॉट एक बार आप ले लो भाई इसका, फिर आगे चलते हैं। हो गया? चलिए इसके बाद देखिएगा भाई, यहां जब आप देखोगे इलाहाबाद, इलाहाबाद से लेकर के, और यहां पर है तो गंगा नदी पर, मैं नीचे की साइड बना रहा हूं, यहां वेस्ट बंगाल में एक जगह पड़ती है जिसका नाम है हल्दिया। ठीक है, हल्दिया। इस इलाहाबाद से हल्दिया तक ये इस नदी के ऊपर है भाई। ठीक है, यहां नीचे लिखने के लिए स्पेस नहीं था, मैंने नीचे बना दिया। तो ये जो है इलाहाबाद से हल्दिया तक गंगा नदी पर भारत का सबसे लंबा जलमार्ग बनाया गया है, राष्ट्रीय जलमार्ग नंबर 1। ठीक है सर, जलमार्ग होते क्या हैं? तो भैया जिस प्रकार से अपने नेशनल हाईवे हैं, सेम उसी प्रकार सागर महासागरों में, नदियों में, झीलों में क्या होते हैं? राष्ट्रीय जलमार्ग होते हैं। तो बात करें राष्ट्रीय जलमार्ग नंबर 1, राष्ट्रीय जलमार्ग नंबर 1। ठीक है, पूछता है कहां से कहां तक है? तो ये आपका है भाई इलाहाबाद से हल्दिया तक, इलाहाबाद से हल्दिया तक है राष्ट्रीय जलमार्ग नंबर 1। सर निर्माण कब हुआ था इसका? तो इसका निर्माण होता भाई 1986 में, 1986 में होता है। सर इसकी लंबाई कितनी है? तो भैया इसकी जो लंबाई है वो है 1620 किलोमीटर, 1620 किलोमीटर है, और ये भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय जलमार्ग है। ठीक है, तो एक बार फिर से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा पूरे का, एक बार फिर से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इसके बाद देखिए भाई, वापस पीछे की साइड चलते हैं एक बार। यहां पर देखिएगा और चलिएगा थोड़ा, हाँ ये बस आ जाओ। देखो भी यमुनोत्री, और यमुनोत्री से यहां से एक नदी का उद्गम होता है,
और नदी का नाम क्या है? यमुना नदी। ये यमुना नदी उत्तराखंड में बहती है। उत्तराखंड में बहने के बाद ये नदी हिमाचल प्रदेश में बहती है। हिमाचल प्रदेश में बहने के बाद ये नदी आपकी हरियाणा में बहती है। ठीक है, हरियाणा और उत्तर प्रदेश की सीमा बनाती है। और आपको पता, भारत की राजधानी जो दिल्ली है वो इसी नदी के किनारे पर स्थित है। ठीक है, भारत की राजधानी दिल्ली किस नदी के किनारे पर स्थित है? तो भारत की राजधानी दिल्ली है यमुना नदी के किनारे पर स्थित है। इससे और आगे बहती है नदी उत्तर प्रदेश में। तो उत्तर प्रदेश में इस नदी के किनारे पर एक शहर आ जाता है जिसका नाम है इटावा। ठीक है, इटावा इसी नदी के किनारे पर है। इसी इटावा में आगे हम देखेंगे चंबल जो नदी है, जो कि यमुना की सबसे लंबी सहायक नदी है, वो इसी इटावा के पास आकर चंबल में इसमें यमुना में मिलती है चंबल नदी। इटावा से आगे नदी बहती है तो भगवान श्री कृष्ण की जन्म स्थली मथुरा इसी नदी के किनारे पर है। और आगे नदी बहती है तो आपका आगरा आ जाता है इसी नदी के किनारे पर। और आगरा के अंदर क्या है? ताजमहल। ठीक है, ताजमहल। और क्या है आगरा के अंदर? और आगरा के अंदर है लाल किला। लाल किले आपके दो हैं, एक दिल्ली में है, एक आगरा में है। ठीक है, और ताजमहल किसने बनवाया था? ताजमहल का निर्माण किसने करवाया था? शाहजहां ने। ठीक है, किसकी याद में? तो मुमताज की याद में, क्योंकि शाहजहां जो है मुमताज से बेहद प्रेम करता था। और शाहजहां के प्रेम की प्रकाष्ठा देखिएगा कि मुमताज के ऑलरेडी 13 संतान थी और 14वीं संतान की डिलीवरी के टाइम मुमताज जो है, इस मुमताज की क्या हो जाती है? डेथ हो जाती है। और इसी की याद में शाहजहां ने ताजमहल का निर्माण कार्य स्टार्ट करवा दिया था। ठीक है, वो कहते हैं ना कि औरतें चाहे तो कुछ भी करवा सकती है, मरने के बाद इंसान की जेब खाली करवा सकती है। ठीक है, और मुमताज के शाहजहां से जो 14 संतान प्राप्त हुई थी, इनमें से 7 जिंदा बचती हैं, 7 की डेथ हो जाती है। और आगे जाकर के यमुना नदी है, ये इलाहाबाद में प्रयागराज में गंगा में मिल जाती है। इसी यमुना की अगर मैं बात करूं तो ये जो यमुना है, यमुना जो नदी है भारत की सबसे लंबी सहायक नदी है। ठीक है, भारत की कह सकते हो या गंगा की कह सकते हो, भारत की सबसे लंबी सहायक नदी। भारत की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? तो यमुना है। और यमुना की लंबाई कितनी है? यमुना की लंबाई है 1376 किलोमीटर। उद्गम कहां से होता है? तो यमुनोत्री से होता है, चंपासर ग्लेशियर से होता है, बंदर पूंछ से होता है। ठीक है, और यमुना जो है इसकी लंबाई कितनी होगी? 1376 किलोमीटर हो गई। किसकी सहायक है? तो गंगा की सहायक है। इसी यमुना नदी की बात करें, इसका जो प्रवाह क्षेत्र है ये कितने राज्यों में है? तो भैया 5 राज्यों में बहती है। एक तो आपका उत्तराखंड, आपका हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश। ठीक है, दिल्ली और उत्तर प्रदेश, इन 5 राज्यों से होकर के बहती है आपकी यमुना नदी। ठीक है, तो आज की जो क्लास है इसमें इतना ही। आगे का जो पार्ट्स है, इसी गंगा नदी का एक पार्ट्स और लेकर के आऊंगा अगली क्लास में, उसकी बातें करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।